ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो देखते हैं। ए क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज टू हैव ए स्टिफनेस ऑफ 900 न्यूटन पर मीटर। जो स्टिफनेस है वो 900 यानी के की वैल्यू दी हुई है 900 न्यूटन पर मीटर इन कंप्रेशन विद ए मैक्सिमम लोड। जो लोड लगता है वो डब्ल्यू होता था 45 न्यूटन एंड ए मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस टाउ की वैल्यू दी हुई है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब देखो ये सॉलिड लेंथ, तो सॉलिड लेंथ होता है इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू डी। एन इंटू डी डायमीटर ऑफ द वायर। ये आपको दे रखी है 45 mm। फाइंड, पहला कह रहा है वायर डायमीटर निकालना है, ये आपको फाइंड करना है वायर डायमीटर। तो जरा जल्दी से सब लोग पहले फॉर्मूले ओपन कर लो जो मैंने उस दिन लिखाए थे। जल्दी से फॉर्मूले ओपन करिए। ठीक है, तो हमको के दिया हुआ है और टाउ दिया हुआ है, तो के और उसके फॉर्मूले लोग देते हैं। के बराबर क्या हो जाएगा CD4 अपॉन 64 R³ एन, यही फॉर्मूला होता है ना, CD4 अपॉन 64 R²। ठीक है, ये के का फॉर्मूला है। तो के की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास 900, यहां रख देता हूं। सी हमारे सवाल में दिया हुआ है शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 0.4, यहां लिख दे रहा हूं 0.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा यहां ध्यान देना, ये न्यूटन पर मीटर है, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूं, ये भी mm है यार, ये भी mm है, तो इसको mm में कर लेता हूं। तो इसको mm में अगर करूंगा तो नीचे मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 900 अपॉन 1000। अब ये न्यूटन पर mm हो गया। इज इक्वल टू सी की वैल्यू दे रखी है 0.4 इंटू 10⁵ इंटू डी की पावर 4 अपॉन 64 आर। तो बच्चों कैपिटल डी तो पूरे सवाल में कहीं दिया नहीं है, म्यूट करिए जिसका माइक ऑन है। तो बच्चों कैपिटल डी तो पूरे सवाल में कहीं दिया नहीं है, तो कैपिटल आर भी हमको मालूम नहीं चलेगा इसका मतलब। तो कैपिटल आर को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और एन की जगह बच्चों में क्या लिख सकता हूं, एन की वैल्यू देखो यहां से निकाल सकता हूं, ये दी हुई थी ना सॉलिड लेंथ, सॉलिड लेंथ होती है एन इंटू डी, 45 mm दिया है। तो यहां से अगर एन की वैल्यू निकालोगे तो 45 अपॉन डी हो जाएगा। तो ये हो गया 45 अपॉन डी। अभी भी यहां से सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर किसी तरह कैपिटल आर पता चल जाए तो उसकी वैल्यू मैं यहां रख देता और फिर यहां से हमें डी सॉल्व हो जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया अभी सॉल्व। तो इसको मैं यही रोकता हूँ और इक्वेशन 1 बना के छोड़ देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वैल्यू हमें टाउ की ओर दी हुई है, तो टाउ का बच्चों क्या फॉर्मूला है, टाउ का फॉर्मूला है 16 WR अपॉन πd³। तो टाउ की वैल्यू कितनी दी हुई है 120 दी हुई है, तो टाउ की जगह 120, 16 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 45 न्यूटन, आर पता नहीं है ऐसी रहने दो, अपॉन πd³। यहां से देखो तो आर की वैल्यू निकाली जा सकती है, यहां से अगर आर यही रोक लो बाकी सब उधर ले जाओ, तो ये हो गया 120 इंटू πd³ अपॉन 16 इंटू 45, ये आर की वैल्यू हो गई। तो r³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, r³ की वैल्यू हो जाएगी 120 अपॉन 16 इंटू 45 का क्यूब इंटू पाई का क्यूब इंटू इसका क्यूब करोगे तो d की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो r³ की वैल्यू है, इस r³ की वैल्यू को यहां रख दो, तो इस r³ की वैल्यू में भी स्मॉल डी आ रहा है और यहां पर भी स्मॉल डी है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी जो आपसे पूछी गई है कि वायर का डायमीटर कितना था। इतना समझ में आया आप लोगों को? मुझे यस लिख के भेजिए इतना समझ में आया तो। सॉलिड लेंथ क्या होता है? सॉलिड लेंथ का ऐसे कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है कि तुम्हें दिखने में कहीं पर हो। सॉलिड लेंथ जैसे फ्लेक्चर रिजिडिटी होता है बेंडिंग में, तो फ्लेक्चरल रिजिडिटी कहीं दिखाई नहीं देगी तुमको, उसका एक फॉर्मूला है E/I। तो इन दो चीजों के प्रोडक्ट को एक नाम दे दिया गया। कौन कौन सा प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कॉइल इनटू डायमीटर, इनको एक नाम दे दिया गया। तो 45 mm सॉलिड लेंथ इसका नाम दिया गया।
वो ऐसे कहीं नहीं कि तुम्हें दिखाई दे रही है। ठीक है, फोटो में भेज रहा हूँ, फोटो भेज रहा हूँ। जल्दी से आंसर बताओ इसका। तो मैंने क्या किया बच्चों, आर क्यूब की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दी है, ये रखी हुई है, और फिर थोड़ा कैलकुलेशन किया, ट्रांसफर किया इधर उधर, और डी की पावर 4 ये आ गया। इसको सॉल्व करके पावर 1/4 लगा लेना, आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो ये कैलकुलेशन बच्चों आएगी डी की 3.24 mm। फिर से सुन लो, और हमें अगर ये कैपिटल आर भी चाहिए तो इस डी को उठा करके मैं यहाँ पुट करूंगा, तो कैपिटल आर की वैल्यू आएगी 17.68 mm, यानी जो कॉइल का डायमीटर है वो इसको डबल करके आ जाएगा। फिर आपसे इसी सवाल में पूछा है नंबर ऑफ कॉइल बताइए, तो नंबर ऑफ कॉइल सॉलिड लेंथ दी थी ना यहाँ से, तो डी की वैल्यू यहाँ रख देना, नंबर ऑफ कॉइल आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉइल का आंसर बता दे रहा हूँ 13.88 है। नंबर ऑफ कॉइल का आंसर है 13.88, तो अप्रोक्सीमेटली 14 हो जाएगा। बोलिए, किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए। देखिए, एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग subjected to an axial नहीं is made out of 10 mm diameter steel rod। एक स्टील रॉड थी ऐसे, इसका स्प्रिंग बनाया गया है, ये स्टील रॉड थी, यानी वायर की तरह है ये थी। तो इसका जो डायमीटर दिया आपको, तो ये ऐसे मुड़ेगा, तो ये जो डायमीटर है वो तो यही वाले सर्किल की तरह होगा ना। चलो एक काम करो, इसको थोड़ा बड़ा बना लो, चलो दोबारा बना दो। ऐसे है ये रॉड। अब जब इसका स्प्रिंग बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा, कुछ ऐसे डबल डबल। तो ये जो डायमीटर है वो यही तो होगा, तो वो एक्चुअली आपको वायर का डायमीटर दिया हुआ है। वायर डायमीटर यानी स्मॉल डी इक्वल टू 10 mm। द कॉइल कंसिस्ट ऑफ 10 कंप्लीट टर्न्स, यानी नंबर ऑफ कॉइल 10 विद ए मीन डायमीटर ऑफ 120 mm। मीन डायमीटर का मतलब कॉइल का डायमीटर। वैसे भी यार मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर दो डायमीटर दिए होंगे तो जो बड़ा डायमीटर होता है वो कॉइल डायमीटर होता है। द स्प्रिंग कैरीज एन एक्सियल पुल ऑफ, एक्सियल पुल मतलब जो लोड लटका है उसको खींच रहा होगा, तो W बराबर दिया हुआ है आपको 200 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, यानी टाउ की वैल्यू, और C की वैल्यू आपको दी हुई है 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, डेल्टा आपसे पूछ रहा है, स्टिफनेस पूछ रहा है, और स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है। ये तीन चीजें आपसे पूछ रहा है। चलो देखते हैं जरा। सबसे पहले अगर हम लोग डेल्टा निकालने की बात करें तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, 64 WR³ N अपॉन CD4 अपॉन CD4, ये डेल्टा का फॉर्मूला है। क्या हमें सारी चीजें मालूम है, चेक करते हैं। 64 मालूम है, W मालूम है, क्योंकि कैपिटल D मालूम है तो कैपिटल R मालूम है, N मालूम है, C मालूम है, और स्मॉल डी भी सब तो मालूम है यार, इसमें तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। चलो अभी करना। फिर अगर हमें के चाहिए तो के की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CD4 अपॉन 64R³N, ये फॉर्मूला है के का हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप देखो, इसमें भी सब मालूम है आपको, इसमें रख देना, के भी आ जाएगा। फिर तीसरा पूछ रहा है स्टोर्ड एनर्जी यू, तो U के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो U के लिए फॉर्मूला है हाफ W डेल्टा। U के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू W इंटू डेल्टा। तो ये तो अपने आप करो जल्दी से, चलो न्यूमेरिकल एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, करिए अपने आप। तो अगर वॉल्स करेक्शन फैक्टर के साथ नया टाउ आप निकालेंगे तो टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा ये, इसमें के एक फैक्टर आ गया, वॉल्स करेक्शन फैक्टर जिसका फॉर्मूला होता है ये इतना बड़ा सा। यहाँ पर एस आ रहा है, एस की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल D/D। यहाँ से पहले एस निकाल लेना, एस को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, के की वैल्यू इतनी आएगी, और इस के की वैल्यू को जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया वाला जो टाउ आएगा वो इतना आएगा। जल्दी करिए। तो ये जो दूसरा केस है हमारा, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग विद एक्सियल ट्विस्ट, इसमें स्प्रिंग पर नीचे लोड ना लगाकर एक मूवमेंट लगाएंगे।
और जब हम लोग मूवमेंट लगाएंगे, सपोज यहाँ एक स्प्रिंग है और मैंने ऐसे मूवमेंट लगाया, अगर मैं इसे बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कॉइल पास आती चली जाएगी और स्प्रिंग की लेंथ थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी। और अगर मैं ओपन करने वाला मूवमेंट लगा रहा हूँ तो ये ओपन होती चली जाएगी और स्प्रिंग की लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगी। ये काम तब भी हो रहा था जब हमने नीचे डब्ल्यू लगाया था, लेकिन जब हम लोग डब्ल्यू लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो स्प्रिंग की जो ओपनिंग या क्लोजिंग इस तरह की होती है कि उसमें शियर स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि उसके जो वायर है उसकी ट्विस्टिंग ज्यादा क्रिएट होती है और बेंडिंग जो होती है उसमें वो कम होती है। देखो, अगर वो बेंडिंग कॉइल की ज्यादा होने लगेगी तो भी तो स्प्रिंग की कॉइल जो होंगी वो बढ़ने लगे। भाई एक काम समझो, एक स्प्रिंग की लेंथ मान लो 10 मीटर है तुम्हारे पास, 10 मीटर तो चलो बहुत ज्यादा हो गया, 10 सेंटीमीटर है तुम्हारे पास एक स्प्रिंग, इतना बड़ा है सब। तुमने क्या किया, तुम्हें उसे छोटा करना है, तो छोटा करने का या शॉर्ट करने का एक तरीका ये है ना, तुम ऐसे घुमाओगे तो कॉइल पास पास आती चली गई, और जब कॉइल पास पास आई है तो क्या लगता है वो जो एक बड़ी सी कॉइल थी वो ऐसे बेंड हुई होगी कि नहीं हुई, अब ज्यादा बेंड हो गई होगी, तो अब उसके अंदर बेंडिंग का इफेक्ट ज्यादा आ गया पहले के मुकाबले, और शियर स्ट्रेस यानी ट्विस्टिंग का इफेक्ट कम हो गया। तो जब हम ये मूवमेंट लगाते हैं तो बेंडिंग का इफेक्ट ज्यादा आता है और ट्विस्टिंग का कम हो जाता है। वायर में बेंडिंग का इफेक्ट ज्यादा, ट्विस्टिंग का कम, और जब हम लोड लटकाते हैं तो ट्विस्टिंग का ज्यादा होता है और बेंडिंग का कम होता है। तो वहां पे हमने बेंडिंग नेग्लेक्ट कर दी थी और ट्विस्टिंग यानी शियर स्ट्रेस यानी टाउ लिया था, तो हमने टॉर्शन इक्वेशन लगाई थी। यहाँ बेंडिंग का इफेक्ट लेंगे तो यहाँ पर हम लोग बेंडिंग इक्वेशन लगाएंगे। पहले यहां तक अपने क्वेश्चन पूछ लो मुझसे, या मैं फिर से रिपीट करूं तो वो भी बोलो। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? चलो मैं एक सिंपल भाषा में फिर बता दे रहा हूँ तुमको, दोनों में फर्क बता दे रहा हूँ एक सिंपल भाषा में, कि जब हम यहां से लोड लटकाते हैं तो ये जो वायर है, वायर जो सीधा वायर है, इसमें ट्विस्टिंग का इफेक्ट ज्यादा आता है और बेंडिंग का कम आता है, इसलिए यहाँ टाउ की बात करते हैं। लेकिन अगर हम मूवमेंट लगाते हैं तो वो जो कॉइल है ना गोल वाली, उसमें बेंडिंग का इफेक्ट ज्यादा आता है और ट्विस्टिंग का इफेक्ट कम आता है। तो बेंडिंग का इफेक्ट ज्यादा आता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एम की बात करते हैं। और अगर एम की बात बच्चों हम करेंगे तो एम अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला हमें बेंडिंग इक्वेशन का मालूम है। अब यहां से अगर हम लोग देखें बच्चों तो m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, इसकी मैं बात अगर करूं तो यहां पर m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m बराबर हो जाएगा ई आई अपॉन आर। ये एक काम कर लो, e इधर ले आओ तो m अपॉन ई आई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर। आर क्या है यहाँ पे, कॉइल की रेडियस है, भाई वही तो बेंड हो रहा है, बेंडिंग इक्वेशन उसमें ही तो लग रही है, वो जो कॉइल है तो उसकी रेडियस है यहाँ पर आर। अब एक बात समझो, जब यहाँ पर ये मूवमेंट नहीं लगा तो इस मूवमेंट की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और रेडियस r1 मान लेता हूं। फिर मैंने मूवमेंट लगा दिया, और जब बच्चों मैंने मूवमेंट लगा दिया तो मैंने क्लोज करने वाला मूवमेंट लगाया है और ये पास पास हो गए, तो कॉइल की रेडियस अब घट जाएगी, तो उस केस में m अपॉन ई आई रेडियस चेंज हो जाएगी, तो 1 अपॉन r2 कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं। पहले केस में जब मूवमेंट नहीं लगाया था तो मैंने इक्वेशन तो लिखी, लेकिन मूवमेंट को कर दूंगा मैं 0। यहां से अगर देखें और मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, m अपॉन ई आई माइनस 0, क्योंकि ये वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, या m अपॉन ई आई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। यहां तक बोलो, पहले किसी को दिक्कत हो रही हो तो बोलिए जल्दी से, डाउट बोलिए जल्दी से। चलिए फिर हम लोग ने, देखो वैसे तो मैं ये फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, जो निकल के आए वो तुम याद कर लो कि सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझा रहा हूँ। हम लोग एक बात और जानते हैं कि स्प्रिंग की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर एन। तो जब स्प्रिंग जो था ऐसा था कि कॉइल की रेडियस r1 थी, तो 2 पाई r1 एन, और जब इसको हमने कंप्रेस कर दिया, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो अब जो रेडियस है वो मान लेता हूँ r2 है, ये जो रेडियस है। तो इस केस में जो टोटल लेंथ स्प्रिंग की होती है वो थोड़ी चेंज होती है, टोटल लेंथ का मतलब जिस वायर से वो बना था, वो वायर अगर 10 mm का था
तो चाहे उसमें तुम बड़े बड़े कॉइल बनाओ तब भी खींचोगे 10 mm का रहेगा, छोटे छोटे ढेर सारे कॉइल बनाओ खींचोगे तब भी वो 10 mm का ही रहेगा। यानी टोटल लेंथ बराबर होगी एल बराबर 2 पाई r1n इस केस में, और इस केस में भी कितना होगा 2 पाई r2n, ये टोटल बराबर होगा। अगर यहां से बच्चों हम लोग देखें, चलो देखो L बराबर 2 पाई r1n या r1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से r1 की वैल्यू हो गई L अपॉन 2 पाई n। क्यों ना ये 2 पाई, अच्छा n भी अलग अलग होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल्स अलग अलग होंगी दोनों केसेस में। तो इस केस में r1 की वैल्यू हो गई L अपॉन 2 पाई n1, तो r1 की जगह रख देता हूं L अपॉन 2 पाई n1, नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा 2 पाई n1, इसी तरह इस पे क्या आ जाएगा 2 पाई n2 बाई L इज इक्वल टू m अपॉन ई आई। यहां से देखो m अपॉन ई आई इज इक्वल टू हो गया 1 बाई L, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1। बच्चों ये क्या चीज होती है 2 पाई n1 या 2 पाई n2 क्या होता है बताओ जल्दी। ये 2 पाई n1 क्या डिनोट करता है, सोचो। एक चक्कर में कितना एंगल बनता है 2 पाई, तो n चक्कर में टोटल एंगल कितना बना होगा 2 पाई n। तो ये बाद वाले केस का टोटल एंगल है और ये पहले वाले केस का टोटल एंगल है। एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, जैसे अगर इसमें मान लेते हैं केवल 2 राउंड होते हैं इसमें ऐसे करके, तो एक राउंड में कितना बनता है, एक राउंड में बनता है 360, तो 2 राउंड में कितना बनेगा 720 का एंगल, तो वो एंगल है टोटल। तो ये बाद वाला एंगल है और ये पहले वाला एंगल है, और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चेंज ऑफ एंगल आ जाएगा। तो ये जो टोटल एंगल होता है इसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। वो जो टोटल एंगल है, जैसे दिस इज हेलिक्स एंगल 720, ये सब एंगल हेलिक्स एंगल। तो यहाँ पर ये चेंज इन हेलिक्स एंगल है, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो m अपॉन, कहां लिखूं, यहां लिख दे रहा हूं, नया फॉर्मूला आ गया, m अपॉन ई आई इज इक्वल टू फाई अपॉन एल। नोट कर लो इसको जल्दी से, ये फॉर्मूला काम का है हमारा। यहाँ के बाद यहाँ फोटो भी मैंने भेज दिए, फोटो भेज दिए, फोटो से नोट कर लेना। वहां से देखे तो फाई बराबर आ गया m इंटू एल अपॉन ई आई। और भी इसमें हम लोग कर सकते हैं अभी थोड़ा और सॉल्व। चलो देखो मैं फोटो भेजता रहूंगा, तुम लोग बोर्ड पे देखो। यहाँ पर देखो हम फाई में क्या और वैल्यू निकाले, तो m को m रहने देते हैं, l क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 2 पाई rn हो जाएगी, ठीक है। e और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू सर बेंडिंग में क्या होती है, i की वैल्यू पाई बाई 64 d टू द पावर 4, d टू द पावर, ये हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई r n। अब ये आर एन चाहे पहले केस का ले लो चाहे दूसरे केस का ले लो, वो बात एक ही। बस ये एक नया फॉर्मूला आ गया, इसको लिख दे रहा हूँ। ये क्या बचेगा 64 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 128, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं 128 m r n अपॉन सी डी 4। ये आया हमारा पहला फॉर्मूला जिसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल हमें मिलेगा। ये पहला फॉर्मूला है, फोटो खींच के भेज रहा हूँ। फोटो में देखो मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक। एक काम ये कर लो, बस इसको स्मॉल डी कर लो। और ये क्या होगा, ये तो ई होगा ना बच्चों, ये ई है, सही कर लो। यहां तक बोलो भाई किसी को दिक्कत हो रही हो तो।
इसमें देखो m वो मूवमेंट है जो शुरू में लगा है, r रेडियस ऑफ द कॉइल है, n नंबर ऑफ कॉइल है, d डायमीटर ऑफ द वायर है। आगे बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकलेगी, हम लोग जानते हैं m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन आई इंटू वाई। तो m अपॉन आई की वैल्यू पाई डी 4/64 और y क्या हो जाएगा, स्मॉल d बाई 2। याद करो सर्किल में y की वैल्यू क्या होती थी, स्मॉल d बाई 2, वो रख दो। तो सिग्मा की वैल्यू जो निकल के आएगी बच्चों, वो निकल के आएगी 32m अपॉन पाई डी क्यूब। ये बेंडिंग स्ट्रेस आ गई। फॉर्मूला फोटो खींच के भेज रहा हूँ। एक फॉर्मूला और है, वो है हमारा एनर्जी का। तो एनर्जी का इसमें जो फॉर्मूला होता है, U इक्वल टू होता है जैसे हाफ इंटू एम इंटू फाइव। यहाँ पर फाइव की वही वाली वैल्यू रख देना, अभी जो सब निकाला था। तो फाइनली जब सॉल्व करोगे बच्चों, तो देखो इसका आंसर आता है सिग्मा, ये वाला सिग्मा, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन 8E, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन 8E इंटू वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग। और स्प्रिंग का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो शुरू में वायर था ना, तो 2πRH सिलेंड्रिकल था ना, 2πRH। या इसका एक और फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है वो रहने दो, इसी से काम हो जाएगा तुम्हारा। तो ये इसमें तीन फॉर्मूले, एक फाई का, एक सिग्मा बी का और एक क्यू का। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अभी करा देता हूँ, तो ये टॉपिक मेरा खत्म हो जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा इससे पिछला टॉपिक था वो इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन की फोटो भेज रहा हूँ। उसको पढ़ के डेटा नोट कर लीजिए, बस 5 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी। और मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये इतना क्लियर भी नहीं हुआ होगा, कोशिश तो मैंने की है। तो आप थोड़ा फॉर्मूले ध्यान रखो, न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। इसका डेरिवेशन वगैरह कोई नहीं, ये सब डेरिवेशन नहीं, ना ही किताबों में इतना सब लंबा करके दिए हुए। जो अभी मैंने क्वेश्चन भेजा उसका डेटा नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा, एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग मेड ऑफ राउंड स्टील वायर 6 mm डायमीटर, स्मॉल डी की वैल्यू 6 mm, हैविंग 10 कंप्लीट टर्न्स, n की वैल्यू 10 दे रखी है आपको, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कपल m। m की वैल्यू दी नहीं है तो मैं m लिख देता हूं। द मीन कॉइल रेडियस कैपिटल R 42 mm। इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा बी कितना है, 240 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल कपल। सबसे पहले पूछा उसने m, और पूछा था एंगल थ्रू विच वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज टर्न्ड रिलेटिव टू द अदर एंड, फाई पूछा है उसने। ये दो चीजें पूछी हैं। तो आप सिग्मा का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला। तो जब ये फॉर्मूला लगाओगे सिग्मा का, तो देखो 32m अपॉन पाई डी क्यूब। क्या क्या पता है इसमें, देखो सिग्मा बी हम लोग को मालूम है, देखिए सिग्मा बी हम लोग को मालूम है, ये रहा, और 32 मालूम है, पाई मालूम है, और स्मॉल डी मालूम है। तो यहाँ से m निकल आएगा, खत्म हो गया सवाल हमारा। फाई की बात अगर हम लोग करेंगे, तो फाई का बच्चों क्या फॉर्मूला था, 128m Rn अपॉन ई डी की पावर 4, 128 mRn। हाँ ठीक है फॉर्मूला हमारा। अब इसमें चेक करें, m की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, वो m रख देंगे, कैपिटल R हमको मालूम है, स्मॉल n हमको मालूम है, E यंग मॉडुलस सवाल में दिया हुआ है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, स्मॉल डी ये दिया हुआ है, यहाँ डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे आंसर निकाल के मैसेज करो। m की वैल्यू जो आनी चाहिए 5.089 और फाई की जो वैल्यू आनी चाहिए 60.47 डिग्री।
ये न्यूटन मीटर में है आंसर। जिनके आंसर मैच कर जाएंगे वो मीटिंग लीव कर सकते हैं।